हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ़्ते इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक फ़्लैट पर कुछ लोगों के जो एक जोड़े के ऊपर जिनसी तशद्दुद की वीडियो जब सामने आई तो इस्लामाबाद पुलिस भी बरवक्त हरकत में आई और उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा नामी उस शख्स और उसके 5 साथियों को गिरफ़्तार कर लिया। 2 अभी तक मफ़रूर हैं। बहरहाल एक्शन हुआ और उसके बाद जो है ये तहकीकात शुरू हुई कि असल में हुआ क्या था। उस वीडियो में दिखाया गया कि ये लोग एक फ़्लैट के अंदर घुसे जहाँ एक लड़का और लड़की पहले से मौजूद थे। इन्होंने न सिर्फ उन पर जिनसी तशद्दुद किया बल्कि ख़ातून के जो है वो कपड़े भी उन्होंने उतारे, जो ज़ाहिर है ये सारे जराइम के मद में आता है। अब पुलिस ने आज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसका नोटिस लिया और ओवर द वीकेंड उन्होंने इस्लामाबाद के जो IG हैं उन्हें बुलाया और उन्हें ताकीद की कि इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा नामी ये शख्स जो कि कार डीलर है और कहा जा रहा है बहुत पावरफुल है, अमीर है, बहुत पैसा है और जैसा इन केसेस में होता है कि शायद वो डरा धमका के विक्टिम्स को या तो कॉम्प्रोमाइज़ पर मजबूर कर दे या कुछ जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश करे। मगर इस्लामाबाद पुलिस ने आज जो है इसमें केस में नई दफ़ात भी शामिल की ताकि इस बात का इम्कान ख़त्म हो कि उस्मान मिर्ज़ा को ज़मानत मिल जाए। ये दफ़ात जो है रेप से मुताल्लिक़ हैं जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी है और कम से कम सज़ा भी 10 साल कैद है, यानी 10 साल से नीचे नहीं हो सकता। एक्सटॉर्शन भी है, यानी उनसे बाद में भत्ता तलब करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें और उससे पहले जो दफ़ात लग चुकी थी। तो ये सिलसिला जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमारे इल्म में ये भी आया कि कोई पहला केस नहीं था, इससे पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं। तो सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस के SS अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम सलाम जी अताउर रहमान साहब, बताइए, पुलिस ने इस केस में जब बरवक्त एक्शन लिया, गिरफ़्तार भी किया, फिर आपकी तहकीकात, इब्तदाई तहकीकात में क्या पता चला है कि ये शख्स जो है क्या ये पहले भी ऐसी वारदातें करता रहा है? जी, जो अब तक हमारी तहकीकात हो रही हैं और अभी मज़ीद हमने कल इनकी फ़िज़िकल रिमांड के लिए अप्लाई करना है, लेकिन जो अब तक हमारी तफ्तीश हुई है तो इस तरह के वाक़यात में हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई कि उन्होंने इस तरह के कोई और भी इंसिडेंट किए हैं। लेकिन हम आपकी वसाहत से भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमने सबको बताया कि अगर कोई इस तरह का वाक़या इन लोगों ने किसी और के साथ किया है या किसी ने भी किया है तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन सच अब तक इनके हवाले से इस तरह का कोई और वक़ुआ जो है वो सामने नहीं आया। अच्छा अताउर रहमान साहब, मीडिया में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा चाह रहा था कि अगर आप उनकी तस्दीक कर सकें। ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि उनके मोबाइल फ़ोन, ये उस्मान मिर्ज़ा के और उनके जो साथियों के जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उसमें मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की भी सामने आई हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ पुलिस के हाथ में नहीं है? जी बिल्कुल, इस तरह ही है कि पुलिस के पास जो एविडेंस है उसमें कोई बात सामने नहीं आई। अलबत्ता ये है कि उनके जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनको हम प्रॉपर्ली फोरेंसिक्स के लिए भिजवा रहे हैं, क्योंकि पुलिस अगर चूंकि उनके पास जो है वो एक्सपर्टीज इस बात की नहीं है जो कि कल को कोर्ट में भी एडमिसेबल हो, तो उसके लिए लाजमी है कि फोरेंसिक एजेंसी से ही उनको एनालाइज करवाया जाए और उनकी फोरेंसिक्स करवाई जाए। लिहाजा जो हमारे पास मोबाइल बरामद हुए हैं हमने उनको फोरेंसिक्स के लिए भिजवाया है ताकि ये ना हो कि पुलिस या कोई भी और जो है एजेंसी उसके साथ कोई इस तरह का काम करे कि बाद में जो एविडेंस है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। अच्छा अताउर रहमान साहब, ये जो रेप की दफ़ात शामिल की गई हैं, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। क्या ये रेप उस्मान मिर्ज़ा ने किया या उन्होंने जोड़े को मजबूर किया फोर्सेबल इंटरकोर्स के ऊपर? जी बिल्कुल, ये जो रेप के सेक्शंस हमने लगाए हैं बुनियादी तौर पे ये वो सेक्शंस हैं और उनकी जो स्टेटमेंट आई है 164 की जी। और 161 की जो पुलिस के सामने आई है और जो मजिस्ट्रेट के सामने आई है, तो उनकी रोशनी में ही इनको एड किया गया है। और थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई कर लूं कि ये जो रेप हुआ है ये बेसिकली उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि उस्मान मिर्जा ने उनको इस बात पे मजबूर किया कि ये जो विक्टिम है, जो मर्द और खातून है, कि ये आपस में कोई इस तरह की नाजेबा हरकत करें और जो कि आगे एक अमेंडमेंट हुई है रेप के सेक्शन में
2020 में, जिसमें अगर कोई किसी को फोर्स करता है और नाजेबा हरकत पे मजबूर करता है तो वो भी रेप के जुमरे में आते हैं। अच्छा ताउर रहमान साहब, दूसरी बात ये बताइए कि इनिशियली ये था कि शायद जो विक्टिम्स हैं वो सामने नहीं आना चाह रहे थे और पुलिस को उनको न सिर्फ प्रोटेक्शन की गारंटी देनी पड़ी क्योंकि ये उस्मान मिर्ज़ा और इसके साथी ज़ाहिर है बहुत पावरफुल हैं, ये कुछ भी कर सकते थे, तो पुलिस ने क्या अश्योरेंसेस दी हैं विक्टिम्स को? जी, पुलिस मेरे ख्याल में शायद ये इसलिए सामने नहीं आ रहे थे, जिस तरह की हमारी सोसाइटीज़ में सोशल बैरियर्स हैं, उनकी वजह से, अपनी बदनामी की वजह से, सोशल टेबूस की वजह से। अदरवाइज ये जो उस्मान मिर्ज़ा या उसके जो दूसरे दीगर साथी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतने बाअसर हैं और ख़ासकर कानून के सामने कोई बाअसर नहीं होता। और इवन हमने उनको भी एश्योरेंस दिलाई है कि पूरी स्टेट आपके साथ खड़ी है, मीडिया आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तानी पूरी सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। तभी ये फोर्थ कमिंग हुई, ये बात मतलब पॉसिबल हुई कि ये लोग हमारे सामने आए, उन्होंने हमें और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए। तो आपको सॉरी ये भी पता चला कि ये कैसे फ्लैट में घुसे, इनके पास दूसरी चाबी कहाँ से आई, क्या प्रॉपर्टी डीलर ने दी, किस तरीके से ये वक़्वा हुआ? जी, बुनियादी तौर पे ये जो उस्मान मिर्ज़ा है, इसने ये फ्लैट जो है वो रेंट पे लिया था और उसकी चाबी जो है वो अपने एक दूसरे दोस्त, जिसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, हाफिज अताउर रहमान, उसको उन्होंने ये फ्लैट दिया था बेसिकली, यानी उसकी चाबी दी थी। तो ये जो विक्टिम पार्टी है, इसमें जो लड़का है ये असद यानी असद जो है, ये हाफिज अता का दोस्त था। तो उनकी स्टेटमेंट में ये है कि जी ये खातून किसी इंटरव्यू के लिए आई और अपने मंगेतर को कहा कि मेरे लिए अरेंजमेंट कर लें, तो उन्होंने अपने दोस्त हाफिज अता को कहा कि मुझे जो है ये फ्लैट एक दिन के लिए चाहिए, हमारी कोई इंटरव्यू का है। तो तब ये जब अंदर गए हैं, तो जब ये उस्मान मिर्ज़ा का भाई आया है, उसने हाफिज अता से चाबी मांगी है कि जी हमें चाबी दें, मैंने अपने भाई के फ्लैट में जाना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अंदर मेहमान है, जिसकी वजह से फिर ये हुआ है कि वो गुस्से में आ गया, उसने उस्मान मिर्ज़ा को कॉल किया और उस्मान मिर्ज़ा ने अपने साथियों को बुलाया है और ये इस तरह ये सारा इंसिडेंट जो है वो मतलब हुआ है, जिस तरह सामने भी नजर आता है और वीडियो में भी, कुछ वीडियो के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अताउर रहमान साहब, ये जो उस्मान मिर्ज़ा है, अच्छा एक और चीज़ मुबशिर के कार डीलरशिप तो इसके पास है, रियल एस्टेट का भी थोड़ा सा काम करते हैं। इसके फेसबुक पेज पर इनकी काफ़ी वीडियोस हैं और बड़े स्टाइल में जा रहे हैं, मुसल्लह अफराद के साथ जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अताउर रहमान साहब, इनके खिलाफ आपका कहना है कि पहले कोई कंप्लेंट्स नहीं आए, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं है? जी, ये हमारा थोड़ा सा एक सोशल इशू है कि जब ये सारा कुछ हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है और पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, स्टेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो आईजी साहब को भी डायरेक्शन दी है। इसके बाद जब पुलिस ने इसका प्रॉपर कॉग्निजेंस लिया है, तो लोग जो है इससे मुताल्लिका इस तरह की वीडियोस अभी जो है रेफर करने लगे हैं, जिसमें कुछ वीडियोस तो बिल्कुल पुलिस के हवाले से मतलब कॉग्निजेबल शायद ना हो और वो पीका एक्ट के तहत जो है, साइबर क्राइम के तहत शायद एफआईए से रिलेट करती हों। लेकिन एनी हाउ जो पुलिस की कॉग्निजेंस के हवाले से कोई इस तरह की वीडियोस हैं, वो अभी तक इस सच सामने नहीं आई, इसी तरह की जो ये वाला इंसिडेंट है। अलबत्ता अगर आएंगी तो पुलिस ने ज़रूर उसका कॉग्निजेंस लेना है और इसको वैसे भी पुलिस ने कोई रिलीफ नहीं देना। अताउर रहमान साहब, ये जो खदशा है कि वो फोर्स कर दें विक्टिम्स को या उनकी फैमिलीज़ को कि वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ में चले जाएं, तो ये जो आपने दफ़ात लगाई हैं क्या और पर्चा भी स्टेट की तरफ से कटा है, तो ये इस चीज़ को यकीनी कैसे बनाएंगे कि ये ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? जी, हमारी तो पूरी कोशिश है उनको एश्योर कराने में, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने में कि पुलिस आपके साथ खड़ी है, स्टेट आपके साथ खड़ी है। और आई होप कि इंशाल्लाह ये स्टेज कभी नहीं आएगा कि वो रिजाइल कर जाएंगे। तो वो अगर रिजाइल नहीं करते और वो अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस तरह ही होगा, तो इंशाल्लाह ये अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। तो यही चीज़ अगर कोर्ट में जा कर के होती है तो स्टेट फिर क्या करती है ऐसे मौके पे? जी, इसमें बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, जिस तरह एक्सटॉर्शन है वो, और इस तरह कुछ और दफातें 354A, 354A, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं नहीं, जिनका अदालत में कोई कंपाउंडिंग हो सकती है, यानी सुलह हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे, और यही मेन हमारे सेक्शंस भी हैं इस FIR के।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं और इस तरह इनकी सुलह हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ताउर रहमान साहब आपसे बात करने का। एक वक्फे के बाद हमारे डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनके पास और भी मज़ीद चीज़ें हैं, उनसे बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें गुज़िश्ता हफ्ते जो इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक फ़्लैट के ऊपर एक जोड़े के साथ न सिर्फ जिनसे तशद्दुद हुआ बल्कि उनके साथ उनकी बेहुरमती भी की गई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर मुनव्वर अज़ीम, जिन्होंने हमें ख़ासी तफसील से ब्रीफ़ किया था कि हो क्या रहा है। मुनव्वर, आपने पुलिस का वर्जन सुना पिछले सेगमेंट में, वो ये कह रहे हैं वन ऑफ इंसिडेंट है और कुछ वीडियोज़ उनके इल्म में हैं जो अब आ रही हैं, तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? अस्सलाम मुबशर भाई, आज इस हवाले से जो नई सेक्शन ऐड की है उस हवाले से DIG ऑपरेशन अफजल अहमद कौसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि इस केस से मुताल्लिक़ तमाम मुहर्रकात अगर कुछ और भी हैं तो उनको भी पुलिस अनअर्थ करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि सर आपके इन मुहर्रकात से क्या मुराद है, कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं है, क्योंकि शुरू में जो है इस पे काफ़ी बातें हो रही थी कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके अलावा और भी इंसिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा अभी हम लोग इस बात पे हमने अभी कोई फाइनल नहीं किया कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके और इंसिडेंट हुए हैं कि नहीं हुए या सिंगल इंसिडेंट है, हम इसको देख रहे हैं। दूसरा एक और एक इशू है सर कि ये जो एक्यूज़ हैं ये नए मॉडल पे जाते हैं लैपटॉप्स और मोबाइल्स के। पुलिस ने एक उस्मान का इस्तेमाल शुदा मोबाइल कल पेशावर से बरामद किया है। मतलब इसमें इनके मोबाइल्स में पुलिस को उम्मीद है, इन्वेस्टिगेटर्स को, कि जनाब कि हमें कुछ मिल सकता है, तो वो जो डिस्पोज ऑफ या सेल कर चुके हैं उनके वो गैजेट्स ही पुलिस बरामद कर रही है जाके कि शायद कुछ मिल जाए। तो अभी कहना, अभी पुलिस जो सीरियस है, जो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल शायद ओपनली या मीडिया में आके डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, और हम भी काफ़ी एहतियात से लिखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि कुछ चीज़ें पुलिस इसको इत्मीनान कर रही है लेकिन अभी किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंची है। पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम है और पॉसिबिलिटी कि नहीं भी हो सकती है। तो मुनव्वर, ये जो मुजरिम है, मुलजिम है उस्मान मिर्ज़ा, इसके बारे में पहले भी कहा जा रहा था कि खासा इन्फ्लुएंशियल है, फिर इसकी वीडियो भी आई जिस रात इसको गिरफ़्तार कर रहे थे और उसमें उसने कहा कि मैं 10 से 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस है ये। तो ये सारी चीज़ें क्या इंदिया देती हैं? सर मेरी इस हवाले से ना 2-3 काफ़ी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है कि उसके एरोगेंस के हवाले पे से कि क्यों इतना एरोगेंस है, क्यों इतना एरोगेंट हुआ है वो ना। तो वो कहते हैं कि हम खुद इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और इस्लामाबाद में आपको पता है प्रॉपर्टी का काम करना किसी एक आम शरीफ आदमी के बस की बात नहीं होती है। होंगे शरीफ आदमी, मैं नहीं कहता नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि आम हर कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता। ये रेंटा कार का काम करता है ये, और सुना है कि I8 में भी बताया मुझे कि इसका कोई रेस्टोरेंट है ये, इसने बहुत जल्दी वेल्थ कमाई है कहते हैं इसके बारे में। मेरी बात हुई थी तो लोगों ने कहा कि जी हो सकता है कि इसको वेल्थ का नशा हो, अपने पैसे का नशा हो, उसने बहुत कमाया है। तो मैंने ऐसी मजाक में पुलिस वाले से पूछा कि जनाब कि आपको मतलब कितने की ऑफ़र हो चुकी है अब तक? तो वो ऑफिसर साहब ने पॉज देने के बाद बोला कि हमें अभी तक कोई ऑफ़र नहीं हुई है और हम श्योर करेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो सके इसके ऊपर। दूसरा जिसका एरोगेंस है, मैंने कहा था कि यार इसको देख के ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बैक है, बैक के बगैर कोई भी बड़े से बड़ा भी मुलजिम जो है ना, मुजरिम पुलिस की कस्टडी में जाकर टूटता ज़रूर है, ये टूटता नहीं है। ये बंदा कौन है? तो उन्होंने फिर मुझे कहा था कि 2 अफसरों ने कहा था मुझे कि हम इसके जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, जो दोस्त यार हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं इसके, और मोबाइल के थ्रू लोगों को चेक कर रहे हैं कि इसके मोबाइल में कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा नंबर तो फीड नहीं है जो किसी इन्फ्लुएंसर या बिग शॉट का हो जिसकी वजह से ये इतना वायलेंट हुआ हो। दूसरा सर जो आपने वीडियो का जिक्र किया, वीडियो पे मैंने स्टोरी की थी, मैंने क्योंकि उसमें कोर्ट किया हुआ है तो मैं नाम लेता हूँ, IG साहब से पूछा था, काजी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि ये पुराने वाले किसी और एक इंसिडेंट की वीडियो है।
لیکن آپ دیکھیں جو ورڈنگ وہ یوز کر رہے ہیں وہ اریسٹ کے بعد کر رہا ہے. اریسٹ یعنی پولیس کسٹڈی میں جو بندہ اس طرح ویڈیو ریلیز کر دے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا سر. تفصیل سے بریف کرنے کا آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہر سال جب کراچی میں موسم تھوڑا گرم ہونے لگتا ہے تو نیگلیریا فاؤلیری برین ایٹنگ امیبا جس کو کہا جاتا ہے اس کے کیسز رپورٹ ہونے شروع ہوتے ہیں. اور اس سال حکومت سندھ کے مطابق اب تک مئی سے لے کے جولائی تک 6 اموات رپورٹ ہوئی ہیں اس امیبا کے باعث. اور یہ انتہائی خطرناک ہے, پانی میں رہتا ہے, ناک کے ذریعے یہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے سینٹرل نروس سسٹم اور برین کو اٹیک کرتا ہے. ایک دفعہ انفیکشن شروع ہو جائے تو مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. کچھ اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹس ہیں لیکن دنیا بھر میں جب اس کی وہ انسیفیلیٹک فیور جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے تو بہت کم چانسز ہیں کہ مریض کی جان بچ جائے. چنانچہ سندھ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک الرٹ بھی جاری کیا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے. لیکن کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے اور کیونکہ یہ تقریباً لا علاج ہے تو دا بیسٹ کیور آف کورس از پریونشن. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں, آگاہی بھی حاصل کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی اپنے لوڈ ونس کو محفوظ رکھ سکیں. آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر سمرین آپ کنسلٹنٹ ہیں انفیکشس ڈیزیزز ایٹ انڈس ہاسپٹل. تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحبہ. تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو امیبا ہے یہ اس سے انفیکشن کس طرح ہوتی ہے, اگر ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے تو کس طرح اس کی جو کیسز ہیں انفیکشنز کیسی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو اس کا نام بیسیکلی ٹنگ ٹویسٹر ہے, یہ نیگلیریا فولری ہے. نیگلیریا فولری یہ جرثومہ ہے جو کہ واٹر میں رہتا ہے, پانی میں اور گرم پانی میں, اور یہ فریش واٹر میں پایا جاتا ہے جیسے کہ آپ کی ریورز ہو گئیں, لیکس ہو گئی, پونڈز ہو گئیں. اور یہ وہ جگہیں جہاں پہ کلورینیشن اچھی نہیں ہے جیسے سوئمنگ پولس ہیں, یا یہ کہ ہمارے اپنا واٹر سپلائی سسٹم بھی اگر اس میں کلورینیشن صحیح نہیں ہو تو اس میں یہ آ سکتا ہے. اب اس کے آنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ اگر اس سے کنٹامینیٹڈ پانی اگر آپ پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کیونکہ اسٹمک میں ڈیزالو ہو جاتا ہے, اسٹمک کی ایسڈ سے یہ اس نقصان کو پہنچ جاتا ہے, مر جاتا ہے. لیکن اس کا خاص طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ دماغ تک پہنچتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ناک کے اندر جب پانی ہم لیتے ہیں اور اگر ہم ناک میں پانی لے کے کھینچیں اندر, یا یہ کہ انگلی سے رگڑیں ناک کو پانی اندر لے کے جیسے ناک صاف کی جاتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے یہ وہاں سے ناک کے ذریعے ایبزارب ہوتا ہے اور سیدھے دماغ تک جاتا ہے, کیونکہ ناک کے اندر والی نالیوں میں راستہ ہے دماغ تک جانے کا, تو وہاں پہ یہ سیدھے جاتا ہے. اینڈ ودن اے فیو ڈیز جب پانی جاتا ہے تو اس سے 1 سے 9 دن کے اندر اندر ایک دم سے شدید سر میں درد اور اس کے بعد گردن توڑ کا بخار ہو جاتا ہے, اور سمٹم شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں میں یعنی یوزلی ودن 2 ویکس ڈیتھ ہو جاتی ہے. 95% فیٹل ہے, یعنی کہ 95 کیسز میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈسپائٹ ٹریٹمنٹ. ایون اگر آپ نے ٹائم پہ ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے تب بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ برین بہت جلدی, آپ نے کہا نا برین ایٹنگ کہتے ہیں اس کو, اسی لیے کیونکہ یہ برین کو بہت جلدی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی سوری آپ جی کنٹینیو. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ سب سے پہلے 1961 میں رپورٹ ہوا تھا آسٹریلیا میں, اور ایک نئی چیز, ایک نئی بیماری کے طور پہ آیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, جراثیم پانی میں نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی بیکٹیریا, اور ایک شدید
गर्दन तोड़ बुखार हुआ है। तो उस वक्त ये डिस्कवर हुआ था और उसके बाद से अब तक कोई 235 केसेस वर्ल्ड में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से बहुत कम सर्वाइवर्स हैं। अमेरिका में जो 148 केसेस है उसमें से 5 सर्वाइवर्स हैं सिर्फ, और उसमें से भी 3 ऐसे हैं जिनके फिर जो सर्वाइव होने के बावजूद भी दिमागी तौर पे वो सही नहीं है। हमें यहाँ पे वक्फा लेना है कि ये भी बात की जाती है कि अगर आप उबाल नहीं सकते घर की टैंकी को, ज़ाहिर आप नहीं उबाल सकते, तो क्या क्लोरीन या ब्लीच का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस मिकदार में, क्योंकि ये भी फिर खतरनाक हो सकता है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर समरीन सरफराज साहिबा से ब्रेन ईटिंग बीमा के बारे में। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बहुत लोग कह रहे हैं, और जिस खबर का आपने हवाला दिया है उसमें डॉक्टर अहमद साहब भी कोटेड हैं, और वो भी कह रहे हैं कि जी क्लोरीन या ब्लीच अगर डाली जाए घर की टैंकी में या पानी की टैंकी में तो इससे भी फ़ायदा हो सकता है। मैं जानता हूँ कि इसमें भी अपने ख़तरे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो इसके कोई और अपने नुकसानात हैं, और कम इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप महफूज नहीं रहेंगे। आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं इस पर? जी देखिए, इस मसले के 2 हल हैं, एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और एक है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो पानी मैसर हो वो साफ हो और पीने के काबिल हो, इस्तेमाल करने के काबिल भी हो, चाहे वो टैंकर का पानी हो चाहे वो लाइन का पानी हो, ये हर बेसिक शहरी का हक है। एक है स्टॉप गैप सोल्यूशन, कि अभी जबकि आपको पता है कि इस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं है और ये कि एक ओवरहॉल की ज़रूरत है आपके ड्रेनेज पाइप्स की और एवरीथिंग, तो फिर खुद इंसान अपनी हिफाजत करे और ये जो अमवात हुई हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, ताकि मज़ीद कोई अमवात ना हो। तो हर एक को पता हो कि वो क्या क्या कर सकता है इससे प्रिवेंट करने के लिए कि इसको ये ख़तरनाक इन्फेक्शन ना हो। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे यहाँ ओवरहेड टैंक्स होते हैं या अंडर वाटर टैंक्स होते हैं, इन दोनों में एक तो मुसलसल सफाई करना, ठीक है, एक ये चीज़ है रेगुलर, वरना बहुत दफ़ा बहुत घरों में सफाई हो ही नहीं रही होती उन टैंक्स। तो एक उसको साफ रखना एक रेगुलर बेसिस पे वो बेहद ज़रूरी है। दूसरा क्लोरीनेशन, ठीक है, वो एक क्लोरीन टैबलेट्स भी आती हैं, बहुत इजीली कमर्शियली अवेलेबल हैं, और दूसरा हाउस होल्ड ब्लीच भी आती है। तो दोनों का एक ख़ास मुअय्यन, जैसे एक वाटर की एक मुअय्यन मक़दार में एक ख़ास क्वांटिटी डलती है, और फिर पहचान ये होती है कि अगर आपने सही क्लोरीनेशन की है तो उसमें से एक हल्की सी स्मेल क्लोरीन की आ रही होती है पानी में से। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो पानी में सही क्लोरीन की मक़दार नहीं गई है। तो ये बात, जैसे अगर मैं आपको एक लूज मिसाल दूं तो जो कमर्शियली अवेलेबल क्लोरीन टैबलेट्स हैं तो उसमें 1000 लीटर पानी के ऊपर 1 से 2 टैबलेट डलती है बस, ठीक है। तो अब उस हिसाब से जो मुख्तलिफ टैंक्स हैं, तो अगर 2500 गैलन का एक टैंक है तो उसमें 12 से 15 टैबलेट्स डल जाती हैं, राइट। तो ये आप पूरे एक टैंक के लिए, लेकिन इसको ये याद रखना होता है कि जब आपका टैंक आधा खाली हो गया है और आप दोबारा उसको रीफिल कर रहे हैं तो आपको मज़ीद टैबलेट्स डालनी होती है। तो जो ये करना चाह रहा है तो उसको एक खास एडवाइस पूरी सही तरह से उसको समझ के और उसको फिर करना होगा। और क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी मकदार ज़्यादा भी हो सकती है, तो ज़्यादा होगी तो वो जलेगी, स्किन जल सकती है आपकी, क्योंकि केमिकल कंटेंट क्लोरीन का वो फिर आई में इरिटेशन, स्किन पे इरिटेशन वो भी हो सकता है। तो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा क्लोरीनेट ना हो जाए। दूसरा ये कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना आ जाए कि आपने क्लोरीन भी डाली है और प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये एक स्टॉप गैप सोल्यूशन लेकिन ये है कि आप क्लोरीनेट करें पानी को अपने, ठीक है। और आपकी बिल्डिंग्स अगर फ्लैट्स हैं, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हैं, तो उधर भी जो है वो उसको किया जा सकता है, और अपने ओवरहेड टैंक्स अगर प्राइवेट हाउसेस हैं तो उधर भी किया जा सकता है। लेकिन ये हल नहीं है, हल वही है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है इन द लॉन्ग रन कि हमें पानी मुसलसल सेफ मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन मैं कि
कई सालों तक हमें स्टॉप गैप मेजर पर ही रिलाई करना। और पाकिस्तान में तो 70% बीमारियां जो है वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होती हैं, और वाटर अनसेफ है। 90% वाटर पूरे मुल्क में जो आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो अनसेफ होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक कोरोना की चौथी लहर। केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। 1808 केसेस आए हैं आज, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत हम बतदरीज उनमें इजाफा देख रहे हैं। जो परसेंटेजेस हैं वो 4% से बढ़कर अब कई शहरों में 8% भी हो गई हैं, 7 भी हो गई हैं। तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वार्न किया कि ये जो SOPs हैं उनको मुसलसल फॉलो करते रहना है, वरना ये इन्फेक्शन दोबारा भी लग सकती है। वैक्सीनेशन ज़ाहिर है साथ साथ चल रही है। तो पहले डॉक्टर साहब से सुन लेते हैं कि स्ट्रैटेजी इस बारे में क्या है हुकूमत की। मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसमें केसेस में इजाफा हो रहा है, और इस इजाफे को रोकने के लिए, वाज़े तौर पे रुकावट डालने के लिए जो हमारी मौजूदा इक़दामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बेहतर अडॉप्शन, उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए हम तमाम इंतज़ामी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, एक बात। दूसरा, टूरिज़म के हवाले से वैक्सीनेशन लगवा के टूरिज़म पे ज़रूर जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो एक मैंडेटरी चीज़ होगी, खुसूसन ईद की छुट्टियों में, लेकिन उसका इतलाक़ हम अभी से आपको बताना चाहते हैं। और आखिर में वैक्सीन्स लगवाइए, क्योंकि इसी के ज़रिए हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को कोरोना के फैलाव से बचा सकते हैं। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, मगर जैसे ही क्योंकि सब कुछ खुल चुका है और वो दोबारा से जो गैदरिंग्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको लेके जाने पड़ेंगे, मगर अभी तक कोई ऐसा सिलसिला लगता नहीं है। ऐसा हुई नहीं है। और ये भी मतलब सुनने में आया है कि भाई रेस्टोरेंट्स को भी कहा गया था कि जी आप सर्टिफिकेट, लेकिन ये कहीं हो नहीं रहा। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बात भी करूँ तो साल पहले या जब ये शुरू हुआ था पिछले 6 महीने में, जिस किस्म की SOPs पर अमल किया था और जिस तरह की प्रिकॉशंस ली थी, उस तरह की मैं बिल्कुल नहीं ले रहा। हालांकि अभी शायद ख़तरा ज़्यादा है एक तरह से, और चीज़ों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। दुआ कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट डज गो टू NCOC एंड एवरीबॉडी, हम बचे रहे हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ इंडोनेशिया का, जब भारत में ये डेल्टा वेरिएंट ने मतलब लाखों लोगों को मारा था, तो ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज हुई थी, तो उस वक्त इंडोनेशिया ने इमरजेंसी सप्लाईज भेजी थी इंडिया को। अभी इंडोनेशिया में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उस वक्त लग रहा था कि उन्होंने संभाल लिया और वहाँ पर बिगड़ गया, लेकिन पिक्चर को तब्दील होने में वक्त नहीं लगता, और ख़ास तौर पर ये जो डेल्टा वेरिएंट बिल्कुल। और जैसे जैसे केसेस बढ़े, आज ऑयल प्राइसेस ने भी इसी अंदेशे पर डिप किया है कि एक दफ़ा से फिर इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो होगी, और जो सूरत हाल अदरवाइज़ भी बन रही है वो काफ़ी मुल्कों में जो है डेल्टा वेरिएंट। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने बात की टूरिज़म की, तो आपको याद होगा कि थाईलैंड ने ना काफ़ी वो धूम धमाके के साथ अनाउंस किया था कि जी वी आर ओपन फॉर बिजनेस नाउ। और अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट नहीं शायद, लेकिन मुख्तलिफ वेरिएंट्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है कि जी SOPs होंगे और ये होगा और वो होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी और बहुत ये ज़िंदगी का नया मामूल है। बिल्कुल है सर। अगले 10 साल के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि कभी लॉकडाउन होगा, कभी नहीं होगा, कभी ज़िंदगी नॉर्मल होगी, कभी नहीं होगी, इसी तरह जीना पड़ेगा, क्या करें। और प्लीज़ मास्क लगा के ये अब सबसे महफूज तरीका अभी तक यही है, तो इसको कम से कम इंश्योर कर लीजिए। बाकी चीज़ें जो है वो भी आती रहेंगी, वैक्सीन लगाएं, मास्क वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहनें। तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।